हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल ना छूट पाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे संविधान को मान दिलाने वाले उस केस की बात, जिसके 50 साल पूरा होने पर उसे सम्मान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज बनाया, सीजीआई ने इस केस को ऐतिहासिक बताया। दूसरी बड़ी खबर होगी बॉर्डर पर दहाड़, दुश्मन पर प्रहार। बात करेंगे युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर नारी शक्ति की तैनाती की, जिसके साथ एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज न्यूज इनसाइट में कर्नाटक चुनाव में भाई भतीजावाद की भी बात करेंगे, जिसकी चर्चा आम हो गई है क्योंकि हर पार्टी एक न एक मुद्दे पर मौन सहमति देती नजर आ रही है। इन खबरों का विश्लेषण करेंगे, लेकिन शुरुआत दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से, जिसे अब तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। और अब न्यूज इनसाइट में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे फैसले की याद ताजा कराएंगे जिस फैसले ने भारत के न्यायिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की नजीर रखी थी, जिस फैसले ने सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्चता और देश में संविधान सर्वोपरि है इसको पुनर्स्थापित किया था। आज उस फैसले के 50 साल हो गए हैं और इन सालों में कई ऐसे मुकाम और कई ऐसे मुकदमे न्यायालय के सामने आए जिसमें इस फैसले का उदाहरण दिया गया। यानी आप समझ गए होंगे केशवानंद भारती बनाम सरकार पर सर्वोच्च न्यायालय का 1973 का ऐतिहासिक फैसला। इस फैसले की कहानी और इस पे हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसकी आज 50वीं वर्षगांठ है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल वेब पेज जारी किया है। आज कोर्ट की कार्रवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने 50 साल पहले इस फैसले का जिक्र किया और इस पर जारी वेब पेज को लॉन्च भी किया। अब इस मामले की जानकारी आपको बताते हैं, ये मामला आखिर क्या था और ये कैसे नजीर बना। इस केस की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार एक वक्त में घुटने पर आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी है। साल 1973 में संत केशवानंद भारती केरल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। मामला इतना गंभीर था कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 13 जज इसे सुनने के लिए बैठते हैं। लगातार 68 दिन तक बहस चलती है और आखिरकार 24 अप्रैल 1973 को जब फैसला आता है तो सरकार के फैसले पर एक निर्णायक सवाल उठाते हुए संविधान की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित किया जाता है। केशवानंद भारती केस में कोर्ट की अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच ने कहा था कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हैं। 1970 में केरल सरकार ने भूमि सुधार के लिए 2 कानून बनाए थे। इस कानून के जरिए सरकार मठों को संपत्ति की जब्त करना चाहती थी। जैसे ही इसकी जानकारी इड्डीर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती को मिली तो वो सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। केशवानंद भारती ने अपनी दलील में कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धर्म प्रचार के लिए संस्था बनाने का अधिकार देता है। ऐसे में सरकार ने इन संस्थाओं की संपत्ति जब्त करने के लिए जो कानून बनाए हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, यानी संविधान की जो मूल भावना है उसके खिलाफ हैं। इस तरह कानून में बदलाव को लेकर केशवानंद ने न सिर्फ केरल सरकार को बल्कि तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार और उनके फैसले को भी चुनौती दी थी। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी चाहती थीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला केशवानंद भारती के खिलाफ आए। इसकी वजह यह थी कि केशवानंद के समर्थन में फैसला आने से इंदिरा सरकार अपने मन मुताबिक फैसले लेने के लिए संविधान को नहीं बदल सकती। केशवानंद केरल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने यह दलील दी कि सरकार का फैसला गलत है, जिसे सुप्रीम कोर्ट जल्द सुने। इस केस के फैसले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बात जानना जरूरी है कि केरल के इस केस में इंदिरा सरकार की इतनी दिलचस्पी क्यों थी। क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से इंदिरा गांधी चाहती थीं कि फैसला केशवानंद के खिलाफ आए। बता दें कि उस समय इंदिरा गांधी के 3 बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए थे, जिसकी वजह से वो परेशान थी। इंदिरा गांधी अपने फैसले लेने के लिए एक के बाद एक कानून में बदलाव कर रही थी, लेकिन हर बार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी लगातार 3 बड़े इंदिरा गांधी की सरकार के लिए फैसले को पलट चुका था। कौन से ये 3 बड़े फैसले थे ये भी हम आपको बताते हैं।
इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनके इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। इंदिरा गांधी ने देशी रियासतों को दी जाने वाली प्रिवी पर्स को खत्म करने का फैसला किया। इसे भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। एक केस का फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार कानून के मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के इन 3 बड़े फैसले से इंदिरा गांधी नाराज थीं और वो इसी की खींच की वजह से न्यायपालिका को काबू करना चाहती थी। इसके लिए ही एक तरीका बचा था कि संविधान में बदलाव किया जाए। 5 नवंबर 1971 को उन्होंने ऐसा भी कर दिया। उन्होंने संविधान में 24वां संशोधन किया। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट से वो सीधे टकरा गई। वो इंदिरा गांधी थी और जाहिर सी बात है वो सुप्रीम कोर्ट से टकरा गई। उसके बाद जो नतीजा आया वो आप सुने। ये बड़ा बदलाव इसलिए किया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट के 1967 के सुनाए फैसले को पलटा जा सके। 1967 में गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार लोगों के मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती। कानून में बदलाव के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने असली चुनौती थी कि किसी तरह से इंदिरा गांधी को संविधान के मूल अधिकारों में बदलाव करने से रोका जाए। यानी जो संसद का अधिकार था जिसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी कर रही थी, उस अधिकार से भी सुप्रीम कोर्ट चाहती थी कि उन्हें रोका जाए। वो मौका आया 1973 में, जब केशवानंद भारती का केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल भी उठा कि क्या सरकार संविधान की मूल भावना को बदल सकती है, जिसका जवाब जानने के लिए केशवानंद केस की सुनवाई शुरू हुई और पहली बार 13 जजों की बेंच बनी, जिसका नेतृत्व तत्कालीन चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी ने किया था। सुनवाई खत्म होने के बाद फैसले की बारी आई तो 7 जजों ने संत केशवानंद भारती के समर्थन में और 6 जजों ने सरकार के समर्थन में फैसला दिया। यानी यहां भी बंटवारा हुआ, लेकिन बहुमत के आधार पर जजों ने अपना फैसला सुनाया। और अपने फैसले में कोर्ट ने 3 मुख्य बातें कही। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। दूसरा, सरकार संविधान की मूल भावना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती। तीसरा, सरकार अगर किसी भी कानून में बदलाव करती है तो कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। यह सबसे बड़ा और अहम फैसला था जो नजीर बनता गया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इंदिरा गांधी को और उनकी सरकार को घुटने पर ला दिया था, क्योंकि अब इंदिरा गांधी कानून बदलकर अपने मुताबिक फैसला नहीं कर सकती थी। इसकी 2 वजहें थी। कानून के जरिए लोगों के अधिकार को छीनने और संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सरकार अगर कानून बदलती तो अब सुप्रीम कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा करके उसे पलट सकता था। केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद इंदिरा गांधी न्यायपालिका को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्लान तैयार कर चुकी थी। 25 अप्रैल 1973 को जस्टिस ए.एन. रे की अध्यक्षता में केशवानंद भारती केस के फैसले की समीक्षा के लिए एक बार फिर से 13 जजों की बेंच बनाई गई, जिसको लेकर कई जजों ने नाराजगी जताई। तो आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस ए.एन. रे ने अपना फैसला वापस ले लिया। इस तरह संविधान की जीत हुई और यह फैसला एक नजीर बना, जो बाद के कितने भी फैसले और कितने भी मुकदमों में इसका हवाला दिया गया। केशवानंद भारती केस की 50वीं वर्षगांठ पर सुप्रीम कोर्ट ने वेब पेज बनाया है, जिसमें उन सभी जजों के बारे में जानकारी दी गई है जो इस ऐतिहासिक केस की सुनवाई में शामिल थे और जो फैसला उन्होंने सुनाया था। इनमें शामिल थे चीफ जस्टिस एस.एम. सीकरी, जस्टिस जे.एम. सेलेट, जस्टिस के.एस. हेगड़े, जस्टिस ए.एन. ग्रोवर, जस्टिस ए.एन. रॉय, जस्टिस पी.जी. रेड्डी, जस्टिस डी.जी. पालेकर, जस्टिस एच.आर. खन्ना, जस्टिस के.के. मैथ्यू, जस्टिस एम.एच. बेग, जस्टिस एस.एन. द्विवेदी, जस्टिस बी.के. मुखर्जी, जस्टिस वाई.बी. चंद्रचूड़। आज केशवानंद भारती मामले पर आए फैसले को 50 साल हो गए हैं। देश की न्यायिक व्यवस्था और विधायी व्यवस्था में यह फैसला एक संवैधानिक नजीर की तरह सामने आया है, जिसकी महत्वता आज भी उतनी ही है और यह फैसला आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि अब सरकार सीबीआई के अधिकारों में संशोधन की बात कर रही है। जाहिर सी बात है यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि इसमें राज्यों सरकारें अपने अधिकार की बात करेंगी। ऐसे में कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका का मामला फिर बनेगा। तो आपको सीबीआई कानून में किए जाने वाले बदलाव के बारे में भी हम जानकारी देते हैं कि सरकार इस विषय में क्या सोचती है और क्या बदलाव हो सकते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की भूमिका और कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय आकार देने के मकसद से केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग से काम करेगा
अलग कानून बनने से सीबीआई की राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, जिससे राज्य सरकारें परेशान होंगी और निश्चित तौर पर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम करती रहती है, जिसकी सीमाओं पर विचार विमर्श के बाद संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने। समिति ने कहा कि मौजूदा कानून में एजेंसी का दायरा सीमित है। नया कानून ऐसा हो जिसमें सीबीआई का दर्जा, कामकाज और उसके अधिकार तय हों और निष्पक्षता, विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान भी हों, ताकि उस पर कोई सवाल न हो। यही सिफारिश केंद्र सरकार के लिए इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का एक ठोस आधार बनती है। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक नया कानून संघीय स्तर का होगा। अभी तक संवैधानिक अदालतों जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश हों तो राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे इतर मामलों को अगर केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाया जाता है या उसे बढ़ाना पड़ता है तो जांच एजेंसी सरकार से अनुमति लेकर केस दर्ज करती है। राज्य सरकारों ने अपने अपने हिसाब से सहमति देने के प्रावधान बनाए हुए हैं, जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह की जनरल कंसेंट के बजाय विशिष्ट अनुमति की व्यवस्था की है। ऐसे में हर मामले में राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। अभी सीबीआई की जांच का दायरा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश या रेलवे के एरिया तक सीमित है। ऐसे में केस दर्ज करने या किसी केस को अपने हाथ में लेने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। पिछले 7 सालों में 9 राज्य सरकारें सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले चुकी हैं। ये संयोग नहीं है कि इनमें ज्यादातर सरकारें वो है जहां केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार नहीं है, यानी विपक्षी दलों की सरकारें हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि सीबीआई जांच के मामले में सजा की दर 2008 में 68% से बढ़कर 2022 में 74.5% हो गई है, यानी 5 सालों में करीब 7% की बढ़ोतरी हुई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों द्वारा दिए जाने वाले जीवन भर की उम्र कैद को लेकर भी टिप्पणी की है। यह दूसरी टिप्पणी है जो महत्वपूर्ण है। यह टिप्पणी भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसके बारे में भी कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गंभीर मामलों में जिनमें उम्र कैद के साथ मौत की सजा का भी विकल्प हो, निचली अदालतें अभियुक्तों को उनकी प्राकृतिक मौत तब तक के लिए उम्र कैद की सजा नहीं दे सकती। निचली अदालतों को निश्चित अवधि के लिए छूट, पैरोल छूट या फरलो के हक में के बिना भी आजीवन कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है। ऐसी सजा देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। जाहिर सी बात है, ये तमाम फैसले और तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट के उस 50 साल पुराने फैसले की ओर एक बार फिर इशारा करती है, जिसके आधार पर आज भी संविधान सर्वोच्च है और सरकार के किसी फैसले को चुनौती दी जा सकती है और न्यायालय अपना फैसला सुना सकता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो इसके विषय में है वो संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखना है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 50 साल पुराने फैसले को बार बार दोहराया है, उसे नजीर बनाया है कि किस तरह संविधान की सर्वोच्चता है और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यानी सरकार अगर अपने हद से ज्यादा आकर कोई भी कानून बनाती है, संसद में भी वो कानून बनता है, तो भी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर अपनी निगाह रख सकता है और उस मामले की समीक्षा कर सकता है। तो ये एक ऐसी चीज थी जिसकी जानकारी आपको देना बेहद जरूरी था और आज की तारीख में भी आप समझें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कैसे संविधान की रक्षा की और कैसे उसके लिए आगे आए ताकि वो एक नजीर बनती गई। अब आपको एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। दुर्गा, काली, चंडी, लक्ष्मी, सरस्वती, न जाने कितनी देवी शक्ति जिनकी पूजा शक्ति, धन और विद्या के लिए हम दिन रात करते हैं, यानी नारी शक्ति की पूजा, और कहते हैं नारी तु नारायणी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला क्रिया। ये मनुस्मृति की पंक्तियां हैं और जाहिर सी बात है, भारत में किस तरह नारियों को सम्मान दिया जाता है उसका एहसास आपको इन पंक्तियों से हो गया होगा। जी हां, अब बात उस खबर की जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होगा और नारी शक्ति पर फक्र होगा। महिलाएं फ्रंट लाइन पर दुश्मन से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। देश को पहली बार पश्चिमी और पूर्वी सीमाओं के अग्रिम मोर्चे के लिए महिला सैन्य अधिकारी मिलने वाली है।
ये महिला अधिकारी सेना की लड़ाकू पलटनों की कमान संभालती नजर आएंगी। इस न्यूज के इनसाइट स्टोरी अब हम आपको बताते हैं। 29 अप्रैल को चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में इतिहास लिखा जाएगा। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आर्टिलरी तोपखाना रेजिमेंट की महिला अधिकारियों का पहला बैच पास आउट होगा। सैन्य युद्ध कौशल और रणनीति का प्रशिक्षण पूरा करने वाली इन महिला सैन्य अधिकारियों को सेना जल्द ही बॉर्डर के अग्रिम मोर्चों पर अपनी प्रमुख लड़ाकू सहायता इकाई आर्टिलरी डिवीजन पे तैनात करेगी। यानी बहुत महत्वपूर्ण तैनाती होगी ये। आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों की तैनाती ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सेना में लैंगिक समानता का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में यह मील का पत्थर भी साबित होगा। भारतीय सेना के इतिहास में पहला मौका होगा जब महिला अफसरों को अग्रिम मोर्चे पर तैनात किए जाने वाले लड़ाकू रेजिमेंट का हिस्सा बनाते हुए उन्हें कमान भी सौंपी जाएगी। सेना में महिलाओं को बराबरी का मौका देने के उद्देश्य से महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के बराबर ही अब स्थायी कमीशन मिलना शुरू हो गया है और इसकी वजह से महिला सैन्य अधिकारी भी सेना में पुरुषों के समान चुनौतीपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रही है। इसे कामयाब बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों को सशक्त बनाने की पहल सेना ने तेज कर रखी है। ऑपरेशनल इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक और प्रशासनिक पहलू के सभी हथियारों के दृष्टिकोण पर महिला अधिकारियों को कमांड की कठिन चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए एक विशेष सीनियर कमांड कोर्स भी आयोजित किया जा चुका है। अभी तक सेना के इंजीनियर्स कोर्स, आर्म्स, एयर डिफेंस, आर्मी, एविएशन, सिग्नल्स कॉर्प्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, जज, एडवोकेट जनरल, डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉर्प्स, आर्मी डेंटल कॉर्प्स और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में महिलाओं के लिए आरक्षित एक विशेष कैडर है। लेकिन सेना के अग्रिम युद्धक इकाइयों में महिलाओं के लिए रास्ता नहीं खुला था। सेना के अनुसार रक्षा सेवा स्टाफ कोर्स, DSSC और एमटेक के समकक्ष पाठ्यक्रमों के लिए अब महिला अधिकारियों की बढ़ती संख्या प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा रही है और इस साल 4 महिला अधिकारियों ने प्रतिष्ठित DSSC परीक्षा पास की है, जिन्हें कमांड नियुक्तियों के लिए प्रबल दावेदार बना रही है। हाल के समय में 617 में से 507 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया गया है और 14 वर्ष से कम सेवा वाली जिन महिला सैन्य अफसरों को स्थायी कमीशन नहीं मिला, उन्हें 20 वर्ष की पेंशन सेवा योग्य तक सेवा विस्तार दिया गया है। सेना में महिलाओं को विशेष मौका देने की पहल के तहत इस वर्ष के शुरुआत में ही कर्नल रैंक में 108 महिला अधिकारियों को प्रमोशन देकर कमांड नियुक्तियां दी जा रही है। कर्नल रैंक में चयनित महिला अधिकारियों में से लगभग 55% को फील्ड ऑपरेशनल क्षेत्रों में तैनात कमांड यूनिट में पोस्ट किया गया है, जिनमें से 50% उत्तरी और पूर्वी कमान में है। महिला अफसरों को सेना आने वाले समय में ब्रिगेडियर के रूप में प्रमोशन भी देगी। इसके लिए 2009 के बाद के सभी बैचों के लिए एक कॉमन जेंडर न्यूट्रल कर्नल सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा और ब्रिगेडियर के रूप में चयन के लिए महिला अधिकारियों को पुरुष सहपाठियों के साथ तत्काल प्रभाव से विचार किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज है। अभी सेना में महिला अधिकारियों की संख्या आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी डेंटल कोर और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 6,993 है। अन्य रैंक में 100 अगर कुल संख्या की बात करें तो ये 7,093 हो जाती हैं। बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए ने महिलाओं के लिए जुलाई 2022 में प्रवेश के रास्ते खोले थे। पहले बैच में 19 महिला कैडेट को प्रवेश दिया गया है। इसके साथ ही रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर आरवीसी में 1 मार्च 2023 को महिला अधिकारियों की नियुक्ति भी की मंजूरी दी गई। आरवीसी के 20 अधिकारियों में से 4 महिलाएं हैं। यानी अब भारत की जो सेना है और भारतीय सेना की टुकड़ी जो सरहद पर दुश्मनों के दांत को खट्टे करती है, उनको एक और नया बल मिलेगा, यानी नारी शक्ति। और वो शक्ति जिसने प्राचीन काल से अब तक जब जब सच्चाई और देश पर आँच आई, उस शक्ति ने बढ़ चढ़कर दुश्मनों का संहार किया है। और वो शक्ति अब दोनों पुरुष और महिला यानी नारी और नारायणी दोनों शक्तियां मिलकर दुश्मनों को चने चबाएगी। और अब भारतीय सेना और उसके पराक्रम की कहानी, महिलाओं को कैसे सम्मानित और इसमें शामिल किया जाएगा, उसके बाद एक खबर चीन की विस्तारवादी नीति की। भूमाफिया चीन की विस्तारवाद की भूख क्या कभी शांत होगी? जी नहीं।
जब तक शी जिनपिंग जैसे डिक्टेटर होंगे ये कभी शांत हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिनपिंग के देश में विपक्ष है से लड़े तो किस लिए। इसलिए अपनी सनक को मिटाने के लिए जिनपिंग दूसरे देशों से लड़ने के लिए तैयारी करता रहता है, ताकि देश की सेना को व्यस्त रखा जा सके और देश के लोगों को भी बेवकूफ बनाया जा सके, और जिनपिंग इस क्रिया का माहिर है। भारत के साथ भी चीन पिछले 18 महीनों से शांति के कबूतर तो उड़ा रहा है, लेकिन उसकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि सीमा पर शांति स्थापित हो। इसलिए आप देखें, चीन लगातार अपनी गतिविधियां अपनी सीमाओं में ज्यादा से ज्यादा करता है, और ये एक ऐसी चौधराहट को स्थापित करता है जो भारतीय सेना को हमेशा सतर्क भी रखता है। और आपने सुना होगा, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने पिछले दौरे में, पिछले भाषण में ये भी कहा था कि हमें हर मोर्चे पर चीन के सामने पूरे तौर पर कृत संकल्प और डटे रहना है, ताकि उसकी सीमा में जो भी गतिविधि हो रही है उस पर हमारी नजर रहे। खैर, सेना में वो भारतीय सेना को तनाव देने के लिए अपनी सेनाओं को लगातार पोस्ट पर तैनात करता है, नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाता है। तो पहले आपको समझाते हैं कि चीन के साथ पिछले 3 सालों में हो रहे जो विवाद हैं उसका पूरा गणित क्या है। अप्रैल 2020 में चीन ने लद्दाख में सैन्य मोर्चाबंदी की बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। गलवान घाटी, पैंगोंग त्सुल, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। फिर उसके बाद 15 जून 2020 को गलवान में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और 40 चीनी सैनिक भी मारे गए थे। उसके बाद जून 2020 में दोनों देशों के कोर कमांडर स्तर पर 14 राउंड की बातचीत हुई। फरवरी 2021 दोनों देशों के तनाव को कम करने की घोषणा भी हो जाती है। 9 दिसंबर 2022 में तवांग में फिर झड़प हुई, जिसकी तस्वीरें सबने देखी, और किस तरह भारत ने चीनियों को सबक सिखाया था वो भी हमने देखा। 11 दिसंबर 2022 को तवांग में दूसरी बार झड़प होती है। 12 दिसंबर 2022 को कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग होती है। LAC की 12 जगहों पर अभी भी विवाद चल रहा है। गोगरा और हॉट स्प्रिंग, डेमचोक और डेप्सांग में विवाद थमा नहीं है। पिछले 4-5 महीनों से बातचीत बंद थी। चीन और भारत के अधिकारियों ने 23 अप्रैल को पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशलू मोल्दो मीटिंग पॉइंट पर महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक पिछले 3 साल से जारी मिलिट्री स्टैंड ऑफ को खत्म करने के लिए हुई। ये भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर स्तर की 18वीं बैठक थी। आपको बता दें कि भारत की तरफ से बैठक का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राशिम बाली ने किया। वहीं चीनी पक्ष से समकक्ष रैंक के अधिकारी ने अपनी बात रखी। बता दें कि इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बैठक पिछले साल दिसंबर में हुई थी। ये बैठक तब हो रही थी जब दोनों पक्ष अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से निर्माण गतिविधियों में लगे हुए थे। भारत की ओर से इस मीटिंग में डेप्सांग के मैदानी इलाकों में डेमचोक और दोनों पक्षों के पीछे हटने का मुद्दा उठाया जा रहा है। LAC पर यथास्थिति को बदलने के लिए भारी हथियारों और बड़ी संख्या में आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश जो हो रही है उस पर भी सवाल हुए। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 जगहों के नाम बदलने की सूची जारी की थी। उसके बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सामने अपने तमाम एयरबेस को और भी ज्यादा मजबूत करने का काम किया और इस पर भी सवाल हुए। चीन ने तिब्बत में भी अपनी एयर पावर बढ़ानी शुरू कर दी है। इस सब के अलावा चीन ने अरुणाचल के स्थायी इलाके में रनवे की लंबाई को बढ़ाया है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अपने नए सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल भी तैनात किए हैं। अब तक चीन ने भारत से सटे इलाकों में अलग अलग जगहों पर अपने 40 से ज्यादा हेलीपैड्स और एयर स्ट्रिप्स तैनात किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने तिब्बत में अपने एयरबेस और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम और नए रडार्स को एक और लगा दी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास चीन अपने बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के सैनिकों को स्पेशल तौर पर फेस ऑफ ड्रिल की ट्रेनिंग दे रहा है। भारत के किबिथू के दूसरी ओर चीन 15-15 दिन के अनार्म्ड कॉबैट ट्रेनिंग जारी कर चुका है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पहले बैच की ट्रेनिंग कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और कुल 1800 सैनिकों को ट्रेनिंग दी जानी है। यानी चीन अपनी सेना को कैसे तैयार कर रहा है, ये एक खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खास बात तो यह है कि पूरी ट्रेनिंग बॉर्डर डिफेंस ब्रिगेड के सीनियर अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। वैसे तो हर साल ट्रेनिंग, फायरिंग और बाकी ड्रिल हुआ ही करती है, लेकिन इस साल अनार्म्ड कॉबैट ट्रेनिंग को ज्यादा फोकस किया जा रहा है। खास बात तो यह है कि यह ट्रेनिंग एरिया भारतीय इलाके
किबुथु और दूसरी ओर है। गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में उस इलाके का दौरा किया था और चीन को अपने अंदाज में संदेश भी दिया था। चीन बड़ी तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में लगा है। चीन की इसी तैयारी पर भारत ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है, यानी भारत इस बार पीछे हटने वाला नहीं है। भारत भी एलएसी से जुड़े हर गांव को वाइब्रेंट गांव बनाने जा रहा है। इन गांवों में हर सुविधा मिलेगी और वहां हर सुविधाओं से एक गांव लैस होंगे। लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल सभी जगह वाइब्रेंट विलेज बनाए जा रहे हैं। चीन को लगता है कि अब वे भारत के इलाकों में कब्जा नहीं कर पाएगा, इसलिए चीन डर का माहौल बनाना चाहता है। हाल ही में चीन ने अपने बॉर्डर डिफेंस फोर्स के लिए 26,000 कोल्ड वेपन खरीदने का ऑर्डर दिया था। दरअसल चीन को पता है कि अब भारत बदल चुका है। तवांग की मार चीन को रह रह कर सताती है, इसलिए भारतीय सीमा से जुड़े इलाकों में चीन पेट्रोलिंग भी बड़ी संभल कर रहा है। कहीं भारतीय सेना के साथ उसका आमना सामना ना हो जाए, इसलिए चीन उससे बचता है। ऐसे में इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों के बीच बैठक आयोजित की गई, जो ज्यादा जरूरी थी। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चीनी रक्षा मंत्री अगले हफ्ते एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत आने वाले हैं और उसके पहले एक वस्तुस्थिति बन जाए, एक स्थिरता आ जाए, उसके लिए बैठक हुई। बातचीत में दोनों ओर के अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वह मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बातचीत जारी रखेंगे और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर लगातार ये बात कह भी रहे हैं। डेप्सोंग प्लेन्स में चीन ने पिछले कई महीनों से भारतीय पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया हुआ है। ऐसे में चाइना को विवाद सुलझाने की कोई जल्दी नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार जोरों पर है। सारी पार्टियों ने अपने पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है, क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया 20 अप्रैल को पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार तय हो चुके हैं। अब यही चुनाव में पार्टी का चेहरा होंगे। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां कर्नाटक में चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है और रोड शो, जनसंपर्क और संवाद के जरिए बीजेपी की नीतियों के तहत वोट मांग रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता राहुल गांधी भी लगातार चुनावी मैदान में हैं। प्रियंका गांधी भी इस मैदान में कल ही दिखाई देंगी। वहीं जेडीएस अपने नेता और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के सहारे अपने चुनाव प्रचार में जुटी है। लेकिन एक चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि कर्नाटक में भी परिवारवाद और भाई भतीजावाद की राजनीति हावी है। सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं के परिवार वालों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया है। जिन्हें टिकट मिला है वो कोई दूर के रिश्तेदार नहीं, बल्कि किसी नेता के बेटे, बेटी, बहू, पत्नी, भाई, चाचा, भतीजे जैसे रिश्तेदारों को टिकट मिले हैं। तो आज हम कर्नाटक में परिवारवाद की राजनीति की चर्चा करेंगे कि कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है और राजनीति में कैसे परिवारवाद हावी होता है, इसका जीता जागता उदाहरण ये चुनाव भी है। कर्नाटक में चुनाव प्रचार जारी है, उसके बाद मतदान और मतगणना की बारी है। सभी पार्टियां चाह रही हैं कि उनके प्रत्याशी जीतें और सत्ता की गद्दी पर बैठें, जिसके लिए प्रत्याशी चयन काफी सोच विचार कर किया गया है। लेकिन उसके बावजूद परिवारवाद की झलक यहां भी देखने को मिलती रही है। सबसे पहले बात करते हैं विपक्षी कांग्रेस की, यानी कांग्रेस जो परिवारवाद के बारे में हमेशा राजनीतिक टिप्पणियों का शिकार रहती है, वो यहां भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाई। वो बताते हैं कैसे। कांग्रेस में कई नेताओं के परिवार वालों को टिकट बांटा गया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया ने वरुणा विधानसभा सीट से अपने बेटे यतींद्र की जगह खुद ली है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सिद्धरमैया ने यह सीट अपने बेटे को दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को चित्तपुर, जो एससी सीट है, वहां से टिकट मिला है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। हालांकि उनके भाई और बेंगलुरु ग्रामीण के सांसद डीके सुरेश ने कनकपुरा से ही नामांकन पत्र दाखिल किया है। जानकारी के मुताबिक वो डमी कैंडिडेट के तौर पर हैं। शिवकुमार के नामांकन को अगर अयोग्य घोषित किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ये एहतियाती कदम उठा चुकी है। शमनूर शिवशंकरप्पा को दावणगेरे दक्षिण से टिकट दिया गया है, जबकि उनके बेटे एसएस मल्लिकार्जुन दावणगेरे को उत्तर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। केएच मुनियप्पा देवनहल्ली एससी सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि उनकी ही बेटी रूपकला एम कोलार गोल्डफील्ड्स एससी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी
बीटीएम लायुत से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी बेटी विधायक सौम्या रेड्डी को दोबारा जयनगर सीट से मैदान में उतारा गया है। एम कृष्णप्पा विजयनगर सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि उनके बेटे प्रियकृष्ण गोविंदराज नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा के बेटे निवेदित अल्वा को कुमता से टिकट मिला है, तो परिवारवाद कांग्रेस पर पूरी तरह हावी है। वहीं जेडीएस की लिस्ट में भी भाई भतीजावाद दिखाई देता है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा के परिवार के अधिकांश लोग राजनीति में हैं और उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी चान्नापाटन सीट से चुनाव मैदान में हैं। कुमारस्वामी के बेटे निखिल को रामनगर सीट से पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। देवगौड़ा के दूसरे बेटे और कुमारस्वामी के बड़े भाई एचडी रेवन्ना होलेंस सिरपुरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। रेवन्ना फिलहाल होलनेर सिरपुरा सीट से ही विधायक हैं। जीटी देवगौड़ा चामुंडेश्वरी सीट से पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि उनके बेटे हरीश देवगौड़ा हुंसूर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात यही नहीं रुकती। भाई भतीजावाद से बीजेपी भी कर्नाटक में अछूती नहीं रही है। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके बेटे बीवाई विजेंद्र उनकी जगह शिकारीपुरा से चुनाव मैदान में हैं। मुंबई सरकार में मंत्री शशिकला जोले निप्पानी सीट से उम्मीदवार हैं और उनके पति अन्ना साहेब जोले चिक्कोड़ी से सांसद हैं। कर्नाटक के परिवहन मंत्री बी रामलुलु बल्लारी सीट से और उनके भतीजे टीएच सुरेश बाबू कामपल्ली सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। पर्यटन मंत्री आनंद सिंह की जगह उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह को विजयनगर से उम्मीदवार बनाया गया है। बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा और विधायक रवि सुब्रमण्यम बसवगुड़ी से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। कोप्पल से बीजेपी सांसद कराड़ी संगन्ना की बहू मंजुला अमरेश को टिकट दिया गया है। यानी कर्नाटक में भाई भतीजावाद हर पार्टी में है और हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। यानी राजनीति में कुछ एकता है जो दिखाई देती है, जो नीतियों पर ना हो लेकिन परिवार पर तो जरूर है। और इस बारे में सारे राजनीतिक दल अपनी असहमति को सहमति में बदल देते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक की राजनीति में भी परिवारवाद काफी हावी है, और हो भी क्यों ना है, क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति चाहता है कि आगे की पीढ़ी उसकी कैसे संभल कर चले और उसके लिए एक मुफीद जगह राजनीति मानी जाती है। यानी सांसद हर तौर पर चाहेगा कि उसके जो संतान हो, उसके जो औलाद हो, वो विधायक के तौर पर उसके सामने ही जानी जाए, और उसके लिए वो प्रयासरत भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि कई सांसदों विधायकों के रिश्तेदारों की टिकट कई पॉलिटिकल पार्टी काटती है। बीजेपी ने भी काटा, कांग्रेस ने भी काटा और जेडीएस काट नहीं सकती, क्योंकि जेडीएस परिवारवाद को ही बढ़ाने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कर्नाटक में जानी जाती है। तो खास तौर पर दो मुख्य राष्ट्रीय दल जिन पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में ज्यादातर टिकटें उन लोगों को भी दी गई है जो कार्यकर्ता रहे हैं, जो मौजूदा सीट से विधायक हैं या जिन्होंने बहुत कम मार्जिन से अपनी सीटें गंवाई थी। तो कर्नाटक चुनाव और परिवारवाद के बाद एक और बड़ी खबर, वो है क्रिकेट के भगवान के तौर पर जाने जाने वाले सचिन तेंदुलकर यानी मास्टर ब्लास्टर ने आज अपने जीवन की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। यानी वो आज 50 साल के हो गए हैं। न भूतो न भविष्यत, मतलब जो ना पहले हुआ था और ना वो आगे होगा। क्रिकेट इतिहास में किसी एक खिलाड़ी के लिए अगर ये कहना हो तो वो नाम है सचिन तेंदुलकर का ही, क्योंकि क्रिकेट के इतिहास में बहुत से क्रिकेटर हुए, बहुत से स्टार आए गए, लेकिन क्रिकेट का तो भगवान एक ही हुआ और उसे भगवान के तौर पर क्रिकेट देखता भी है। सचिन के 50वें जन्मदिन पर हम उनकी जिंदगी की कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर के उनके भगवान बनने की कहानी से रूबरू भी आपको कराएंगे कि कैसे वो इस रूप में आए। सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन के 50 साल पूरे कर लिए हैं। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे धीमा हाफ सेंचुरी है। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई से लेकर आईसीसी और तमाम क्रिकेटर्स ने बधाई भी दी है। बीसीसीआई ने तेंदुलकर को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि 664 अंतर्राष्ट्रीय मैच, 34,397 अंतर्राष्ट्रीय रन, 201 अंतर्राष्ट्रीय विकेट, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले एकमात्र क्रिकेटर, 2011 विश्व कप विजेता, महान और हमेशा प्रेरणादायक सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने भी
सचिन को शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर अपनी कवर तस्वीर में उनकी फोटो लगाई और ट्वीट कर लिखा कि सचिन तेंदुलकर के लिए एक और अर्धशतक। क्रिकेट के दिग्गज सचिन को उनके 50वें साल के लिए बधाई। सहवाग ने एक तस्वीर ट्वीट की है और लिखा है कि मैदान पर जो आपने कहा उसका उल्टा ही किया, तो आज आपके प्रतिष्ठित 50वें जन्मदिन पर आपको शीर्षासन करके विश करना था। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी ये तस्वीर शीर्षासन करते हुए डाली। इसके अलावा दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियों ने सचिन तेंदुलकर को बधाई दी। खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने जन्मदिन पर ट्वीट किया, जिसमें वो पूल साइड पर बैठकर चाय का लुत्फ देते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि टी टाइम 50 नॉट आउट। ये बात तो हुई सचिन तेंदुलकर के जन्मदिन की। अब बात करते हैं उन कीर्तिमानों की जो उन्होंने बनाए हैं। सचिन तेंदुलकर के नाम ऐसे 4 कीर्तिमान हैं जो उन्हें महान बनाते हैं। वो भारत रत्न पाने वाले इकलौते क्रिकेटर हैं। वो 100 इंटरनेशनल सेंचुरी लगाने वाले भी इकलौते क्रिकेटर हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34,397 रन बनाने का रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। सचिन तेंदुलकर ने 76 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते, 20 मैन ऑफ द सीरीज अपने नाम किया। सचिन की सफलता की कहानी की शुरुआत उनके क्रिकेट करियर के आंकड़ों से ही करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 664 मैच खेले, जिसमें 782 इनिंग्स खेली, सबसे ज्यादा शतक और सबसे ज्यादा रन भी बनाए। ये क्रिकेट में बल्लेबाजी से जुड़े स्टेट्स के माउंट एवरेस्ट हैं। बहुत से खिलाड़ियों ने इस पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, लेकिन कोई आधे रास्ते में हाफ गया तो किसी का जज्बा चोटी के करीब पहुंचकर जवाब दे गया। सचिन के ये रिकॉर्ड्स अनब्रेकेबल माने जाते हैं और फिलहाल कोई भी इनके आसपास दिखाई नहीं देता। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम पर है। उन्होंने सबसे ज्यादा मैच खेले, सबसे ज्यादा 100 मारे, सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी मारी, सबसे ज्यादा रन बनाए, यहां तक कि सबसे ज्यादा 150 रन भी बनाने का रिकॉर्ड सचिन के ही नाम है। सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा चौके जड़े, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज भी सबसे ज्यादा सचिन के ही नाम रहा है। ऐसा नहीं है कि सचिन पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने दुनिया भर के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए। उनसे पहले डॉन ब्रैडमैन, बीबी रिचर्ड्स जैसे धुरंधर आए थे, लेकिन सचिन दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिनकी बदौलत क्रिकेट प्रोफेशनल दुनिया में करोड़ों अरबों का खेल बन गया। सचिन $multi-million की ब्रांड डील पाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। सबसे पहले 1995 में वर्ल्ड टेल ने उनके साथ करार किया था। उसके बाद 2001 में 800 करोड़ के एग्रीमेंट के साथ 5 साल की डील को आगे बढ़ाया था। वे 100 करोड़ से ज्यादा की डील करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए थे। इसके बाद ही बड़े बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स को एहसास हुआ कि क्रिकेटर्स भी ब्रांड बन सकते हैं और उनसे जुड़कर अपने प्रोडक्ट को हिट कराया जा सकता है। सचिन ने जो रास्ता खोला था उस पर चलकर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर भी अरबपति खिलाड़ियों की फौज में शामिल हो गए। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी सचिन की नेटवर्थ 1450 करोड़ से ज्यादा है। एक समय सचिन भारतीय क्रिकेट फैंस की उम्मीद का दूसरा नाम थे। तब टीम गेम क्रिकेट वन मैन आर्मी बन गया था। 90 के दशक में जैसे ही सचिन आउट होते थे, खेल खत्म माना जाता था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता कि 21वीं सदी के शुरुआती कुछ सालों तक सचिन के आउट होने पर लोग टीवी बंद कर देते थे। कारण यह था कि जब तक सचिन क्रीज पर होते थे, टीम इंडिया की जीत की उम्मीद बनी होती थी। उनके आउट होने के बाद ये उम्मीद कम हो जाती थी। 2000 के शुरुआती दशक में सचिन भारतीय युवाओं के रोल मॉडल बन गए। हर गली मोहल्ले में उनका नाम होता था। यहां तक कि बच्चों को पढ़ने वाले पिता की डांट में भी सचिन ही होते थे। जब भी कोई पिता अपने बेटे को क्रिकेट खेलने के लिए डांटता था और कहता था, खेलकर क्या सचिन तेंदुलकर बनोगे या सचिन तेंदुलकर के जैसे ही खेलो, ये दोनों बातें आती थी। सचिन की बैटिंग को देखकर लाखों करोड़ों युवाओं ने क्रिकेटर बनने के सपने के साथ पल्ला उठाया। उनमें से भारत की 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे कई नाम हैं जो आगे जाकर भारतीय टीम का चेहरा बने। ये खिलाड़ी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि क्रिकेट खेलने की उनकी प्रेरणा सचिन तेंदुलकर से ही मिली थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान बल्लेबाज कहा जाता है।
उन्होंने 52 टेस्ट मैचों के अपने करियर में 29 शतक की मदद से 6,996 रन बनाए। उनका औसत 99.96 का रहा। एक बार डॉन ब्रैडमैन ने सचिन की बल्लेबाजी देखकर कहा था कि यह लड़का मेरी तरह बैटिंग करता है। सचिन दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बारे में डॉन ब्रैडमैन ने यह बात कही थी। इसके बाद डॉन ब्रैडमैन अपने बर्थडे पर सचिन तेंदुलकर को इनवाइट भी किया था। क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर ने आज जीवन की हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। वे आज 50 साल के हो गए हैं, लेकिन एक बात जाननी और जरूरी है, उन्होंने लगभग अपनी आधी जिंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 15 नवंबर 1989 को किया था। 16 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ सचिन ने आखिरी मैच खेला था। उनका करियर 24 साल और 1 दिन का रहा। क्रिकेट में भगवान का दर्जा हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर ने महज 16 साल की उम्र में भारत के लिए डेब्यू किया था। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वो मुंबई इंडियंस के साथ बतौर मेंटर जुटे। इस आईपीएल सीजन में उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी डेब्यू कर लिया है। सचिन के वॉल पर बनाया गया पेंटिंग, सचिन के विजुअल, सचिन के ट्वीट और तो न्यूज इनसाइट में आज इतना ही। हमने कोशिश की न्यूज इनसाइट में आपको कोर्ट से लेकर और सचिन तेंदुलकर तक पर विश्लेषण करने की उम्मीद है। हमारा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमें मिलता रहेगा। तो आज न्यूज इनसाइट में इतना ही था। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24